नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया में फिर एक बड़ी मानवीय त्रासदी की तैयारी चल रही है और वो है लेबनान की तैयारी। लेबनान में जो होने वाला है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो एक अगले लेवल पे पहुंच गया है। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तनाव में अभी स्थिति क्या है, आने वाले समय में इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, इजराइल से कितनी उम्मीद की जाए कि वो यहाँ पर शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा और दुनिया भर के देश क्या चाहते हैं और समस्या की जड़ क्या है। सरल शब्दों में, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। 7 अक्टूबर की वो घटना बार बार अमेरिका और इजराइल याद दिलाते रहते हैं, जब हमास के लोगों ने बहुत सारे हमले इजराइल पर किए थे। हमास ने वो हमले क्यों किए थे ये सब जानते हैं। किस तरह से हमास को इजराइल ने खड़ा किया ये आप जानते हैं, हमने अपने वीडियोज़ में बताया है। किस तरह से हमास लगातार वहाँ पर गाज़ा पट्टी में इन हमलों की तैयारी कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था। किस तरह से पत्रकारों ने ट्वीट कर करके कहा कि इस तरह की तैयारी चल रही है, जासूसी तंत्र इजराइल का कहाँ सो रहा है। उसके बावजूद ये पूरी तैयारी होती रही और उसके बाद एक हमला हुआ। हमास को इसलिए खड़ा किया गया था ताकि जो वेस्ट बैंक है, पश्चिमी किनारा है इजराइल ने फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े किए हुए हैं और उन दोनों टुकड़ों में अलग अलग सरकार हो, तो वेस्ट बैंक में अलग सरकार और हमास की एक सरकार अलग से इन्होंने गाज़ा पट्टी में बनवा दी थी। इजराइल नहीं बनवाई थी। चुनाव में जीते थे हमास वहाँ पर। हमास वहाँ के लीडर्स हैं जिनको हमारे सामने ठीक वैसे रखा जाता है जैसे कि वो आतंकवादी हों। उनकी आज़ादी को लगातार इजराइल स्क्वीज़ करता जा रहा था और उसका प्रतिकार करने के लिए हमला किया गया था। इस हमले के कई फेक और फर्जी वीडियो आए जिसमें कुछ महिलाओं को किडनैप किया जा रहा है, उनके साथ ये वो तमाम सारी चीज़ें। बंधक वाली बात उन्होंने अपने पास में सिक्योरिटी में रखा हुआ है ताकि कम से कम वो बचे रहें। उनकी रणनीति कितनी कामयाब हुई नहीं हुई, ये माना जा रहा था कि जब तक बंधक है तब तक शायद इजराइल बम ना गिराए, लेकिन वो नहीं माना। जो भी है, तो अब क्या हो रहा है कि उस घटना का बदला लेते लेते इजराइल इतना ज़्यादा अमानवीय हो गया है कि वहाँ पर बच्चे, बीमार महिलाएं, अस्पताल, स्कूल, संयुक्त राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं उनके दफ्तर, किसी को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक उसने 1150 में बना हुआ एक ग्रीक चर्च था, जो दुनिया में अब इतनी पुरानी चीज़ वापस तो आएगी नहीं, 1000 साल से ज़्यादा हो गया उसको, 1500 साल मान लीजिए, 1400 साल, 1150 में बना था, उसके ऊपर भी बम गिरा दिए। ये जो पूरा गाज़ा का घटनाक्रम है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस घटनाक्रम में अब यूएस में हो रहा है इलेक्शन और बाइडेन की पार्टी लगातार इन सारी चीज़ों में ऊपर से शांति बोलती आ रही थी और पीछे से इजराइल को समर्थन देती आ रही थी, वो एक्सपोज होने वाली है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ हमास वाला, ये घटनाक्रम इसलिए हुआ, माफ़ कीजिए, हिजबुल्लाह वाला, ताकि गाज़ा की घटनाओं से दुनिया का ध्यान हट जाए। अब आप ऐसे समझिए, ये एक चौकोर डब्बा है, ये है इजराइल। इस डब्बे में इस तरफ यानी बाईं तरफ एक गाज़ा पट्टी है जो तटीय इलाका है वहाँ का, इजराइल का, और इस डब्बे के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर है लेबनान। लेबनान जो है वो वहाँ पर हिजबुल्लाह लड़ाके हैं। अब लड़ाके आप कहेंगे तो आपको फिर लगेगा, दरअसल हिजबुल्लाह एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे, जैसे हमास यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्लाह, इसका हिजबुल्लाह का मतलब होता है कि ऊपर वाले की, अल्लाह की पार्टी, ऐसा समझिए, यही नाम रखा गया उसका। तो इन दोनों के पास अपनी सेना, भाई अपने अपने इलाके में अगर वो राज्य करते हैं तो उनके पास अपनी अपनी सेनाएं भी हैं। जैसे हमास के पास थी वैसे हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह हमास के बहाने गाज़ा के आम लोगों, मासूम लोगों पर जिस तरह से बम बरसा रहा था उसका विरोध कर रहा था लगातार, और वो सांकेतिक रूप से बीच बीच में इजराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ देता था।
इस घटनाक्रम के बाद में इस बीच में हूती विद्रोहियों ने भी कुछ मिसाइलें सांकेतिक विद्रोह के तौर पे इजराइल के ऊपर छोड़ी हैं। यहाँ तक कि ईरान ने उनके एक नेता की हत्या कर दी गई थी, बल्कि उनके राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी, उसका बदला लेने के लिए भी कुछ मिसाइल इनके ऊपर छोड़ी थी। इन्होंने क्या किया कि जब ध्यान बटाना है तो इनका एक पहला प्लान ये बना कि हम सेनाओं को अब क्या करेंगे, जो साइड वाला हिस्सा यहाँ से हटा के ऊपर वाले हिस्से पर ले जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ लेबनान है, लेबनान के बॉर्डर पे। लेबनान के साथ एक लंबा संघर्ष इजराइल का पहले भी चल चुका है और वहाँ पे कुछ गोलान पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों के ज़रिए आप पूरे के पूरे, वो ऊंची जगह है, वहाँ से लंबे इलाके पे स्ट्रेटजिकली आप निगरानी कर सकते हैं। उन पे इजराइल ने पहले कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ वो जमा हुआ है, वहाँ से वो हटने को तैयार नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि इन्होंने हिजबुल्लाह को अटैक करने के लिए वहाँ के इलाके की तरफ अपनी सेनाओं को मूव करना शुरू किया। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने जब ऊपर के इलाके की तरफ सेनाओं को बढ़ाया अपने डब्बे के ऊपर की तरफ, यानी लेबनान की तरफ उत्तर दिशा में, तो सेनाएं बढ़ें और हिजबुल्लाह कहीं तबाही ना ला दे, क्योंकि उनके पास 1.5 लाख मिसाइल और रॉकेट वगैरह हैं। ये माना जाता है कि बहुत पावरफुल फोर्स है और पश्चिम वाले कहते हैं, पश्चिम वालों का कहना है कि ये सब ईरान से इनको पीछे से समर्थन मिलता है। तो इन्होंने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ने के लिए वो जो पेजर वाला कांड हुआ था, पेजर फाड़ दिए थे 1500 से करीब से ज़्यादा हैकिंग करके। उन 1500 पेजर फटने से इन्होंने, पेजर के ज़रिए वो आपस में बातचीत करते थे, संदेश देते थे, कमांड आती थी, उसको तोड़ के इनका कम्युनिकेशन पहले फेल किया। और इससे पहले वो दोबारा अपना पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ डेवलप करते, कुछ अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते, इन्होंने सीधे सीधे उठा के उनके ऊपर मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी। अब ये तस्वीर आप देखिए कि इसमें किस तरह से लोग बड़ी संख्या में लेबनान की राजधानी बैरूत की तरफ पलायन कर रहे हैं और सड़कें भर गई हैं वाहनों से, ट्रैफिक जाम से। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे और छोड़ के जा रहे हैं कौन सा इलाका, जो इजराइल की सीमा से लगता है, यानी कि लेबनान का दक्षिणी इलाका। जाहिर बात है इजराइल के ऊपर है वो, तो इजराइल के उत्तर में लेबनान का दक्षिणी इलाका आएगा। वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में SMS और वॉइस मैसेजेस के ज़रिए इजराइल ने ये संदेश प्रसारित किए हैं कि भैया इस इलाके को आप खाली कर दो और इसी में आपके जान माल की हिफाजत है, क्योंकि इस इलाके में हिजबुल्लाह के लोग फंसे हुए हैं, घुसे हुए हैं, बसे हुए हैं और हम उनको उड़ाना चाहते हैं। अब हम याद करते हैं थोड़ा सा, अभी जो 2 मिनट पहले हमने चर्चा की थी गाज़ा पट्टी वाली। लेबनान के लोगों को ये पता है कि इजराइल सबसे ज़्यादा ब्रूटल है, सबसे ज़्यादा हैवान है और सबसे ज़्यादा क्रूर है। उसके ऊपर कई सारे लगातार आरोप लगे हैं। हॉस्पिटल पे बम गिरा दिया, आरोप क्या लगाया? हॉस्पिटल के नीचे हमास का अड्डा था, नहीं निकला। बच्चों को मार रहा है, जो रिफ्यूजी कैंप हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनके ऊपर बम गिरा रहा है। वो तो संयुक्त राष्ट्र के हैं, वो तो किसी के नहीं हैं। तो इस तरह की जब वो घटना करता है, महिलाओं, बच्चों, बीमारों, किसी को नहीं छोड़ता है, तो लेबनान के लोगों को ये डर लग रहा है कि इसने अब ये कहा है कि हमारे हिजबुल्लाह के हथियार घरों के अंदर छिपे हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये हमारे घरों पे कभी भी हमला कर सकता है। और इजराइल ने ये किया। इस हमले को करने के बाद हमारा कमांडर मारा गया, ये तमाम सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इसके कारण इसने एक बड़े हिस्से को टेरराइज कर दिया है, डरा दिया है। अब इजराइल की सीमा पे जो लेबनान का इलाका है वहाँ पर ये आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है और इनका कहना यह है कि हम ग्राउंड इन्वेशन करेंगे, यानी कि हम टैंकों के ज़रिए सीमा में घुसेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसको आप समझिए। इसका मतलब होता है कि हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ज़मीन लेबनान की हमारी होती जाएगी,
हम कब्जा कर लेंगे, जीतते जाएंगे उतनी ज़मीन को। अब आप कहेंगे कि आप कह रहे थे कि 1.5 लाख उनके पास मिसाइल और रॉकेट हैं, तो इतना बड़ा हमला हो गया, 1000-1500 लोग वैसे मार दिए, घरों के ऊपर बम और मिसाइल गिरा रहे हैं, तो हिजबुल्लाह चुप क्यों बैठा हुआ है? जानकारों का कहना यह है कि ये जो स्ट्रेटजी है इजराइल की, ये दो तरफा स्ट्रेटजी है। एक तो ये गाजा के अपने अत्याचारों से ध्यान बटाना चाहता है। क्यों बटाना चाहता है 2 मिनट में बताऊंगा। दूसरा, वो उकसाना चाहता है हिजबुल्लाह को कि हिजबुल्लाह अपनी जो आर्टिलरी है उसको खाली करे, अपने रॉकेट खत्म करे, फेंके, गुस्से में आके फेंकना शुरू कर दे। क्योंकि आप सोचिए कि हमास ने जरासे में तबाही ला दी थी और हिजबुल्लाह के पास तो उसके 10 गुने से ज़्यादा आज भी असला है जो इजराइल को रुला सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह चुप बैठा हुआ है। ईरान को भी प्रवोक करने की कोशिश की इजराइल ने, वो भी चुप बैठा हुआ है। तो आप कहेंगे क्या डर गए? नहीं, माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये जमीन में ग्राउंड इन्वेशन करें, हमारी सीमा पे आएं, हमको दिखाई दें, तो हम इनको तबाह करें। हम क्यों नागरिक ठिकानों पे बम गिराएं? इस बीच में अभी भी वो मैसेज देने के लिए कह रहा है कि बच के रहो, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने तेल अवीव, जो इनकी राजधानी है, वहाँ पे फिर से एक मिसाइल भेज के ये बता दिया कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर इसके लोग तबाह होते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये ध्यान बटाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र की सभा चल रही है, एक तरफ से सभी देश, यहाँ तक कि अमेरिका को भी शर्मा हुजूरी में ये बोलना पड़ रहा है कि इजराइल अब अपना अत्याचार दमन बंद करे, बोल रहा है अमेरिका। और सबसे बड़ा झटका अमेरिका और पूरे पश्चिम को ये लगा है कि अब जो नेटो के सदस्य हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं इजराइल के खिलाफ। वो अमेरिका पर सवाल उठा रहे हैं। तुर्की के एर्दोगान ने एक जबरदस्त भाषण दिया है संयुक्त राष्ट्र में। उस भाषण में उसने कहा कि अमेरिका अपना दोगलापन, दो मुहा रवैया बंद करे और इजराइल के ऊपर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है उसने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक और सदस्य फ्रांस, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रों, उन्होंने भी ईरान से कहा है कि वो दखल करके किसी तरह से इस मामले को सुलझाएं, इसको कम करें। और बाइडन ने भी कहा है भैया अब फुल स्केल वॉर हो जाएगा, अगर ये हिजबुल्लाह वाला हुआ तो इसको हमें बचाना है। एक तरफ बाइडन ये कह रहा है, दूसरी तरफ इसने हिजबुल्लाह की मदद के लिए सेनाएं भी भेजी हैं। ये भी एक हकीकत है। अब एर्दोगान का बयान इस सब में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है इसको समझिए। एर्दोगान सिर्फ नेटो का मेंबर नहीं है, नेटो का एक महत्वपूर्ण मेंबर है और एक ऐसा सदस्य है जिसके जरिए आज भी पूरा का पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें संवाद की संभावना बनी हुई है। बाहर रुकवा दे, वॉर रुकवा दी, पॉपा वाले तरीके से नहीं, वहाँ वॉर रुकने का काम हो रहा है। याद कीजिए दुनिया में जब गेहूं की किल्लत हुई थी, कई चीज़ें तो मैं आपको साल 2-2 साल पहले बता चुका होता हूँ। गेहूं की किल्लत हुई थी, जब किल्लत हुई और दूसरा ये हुआ कि यूक्रेन वालों ने जो गेहूं अपना पैदा कर लिया था वो सड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि वो अपना गेहूं दुनिया को भेज ही नहीं सकता था। भाई भेजेगा समुद्र के रास्ते से भेजेगा। समुद्र क्या, एक ब्लैक सी है, काला सागर है, वहाँ के ज़रिए भेजेगा। रूसी सेनाओं ने ब्लैक सी पे कब्जा किया हुआ है, यानी इसको समुद्री रूप से यूक्रेन को बढ़िया तरीके से उन्होंने घेर के रखा हुआ है। अब अगर वो अपना गेहूं पूरी दुनिया को भेजना चाहे तो उसको काला सागर से भेजना पड़ेगा। तो तुर्की वो अकेला देश है जो दुनिया में अन्न संकट हो रहा था, भारत जैसे देश अपने अन्न संकट खड़ा करके, अपने भंडार खाली करके अमेरिका की धमकी के आगे गेहूं भेजने वाला काम कर रहे थे। पापा उस समय यूक्रेन का अनाज काला सागर से निकला और उस अनाज को काला सागर से जाने की अनुमति दी गई। तो ये पूरा जो मीडिएशन था
इसमें तुर्की की बड़ी भूमिका थी। और तुर्की ने सिर्फ मीडिएट ही नहीं किया, तुर्की की एक व्यवस्था बनी कि जो भी गेहूं के यहाँ से शिप जाएंगे उनको तुर्की में वो रुकेंगे और वहाँ उनकी तलाशी होगी कि यूक्रेन से कुछ और तो नहीं जा रहा है, और वापस जो शिप यूक्रेन आएंगे खाली, उनकी भी तलाशी तुर्की करेगा और ये चेक करेगा कि हथियार तो नहीं आ रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि तुर्की की भूमिका कितनी बड़ी है, खास तौर पे इस दुनिया में एक नेटो मेंबर होने के नाते तुर्की कितनी अहमियत रखता है, और एक ऐसा नेटो मेंबर है जिसको यूक्रेन और रूस दोनों ने इज्जत दी हुई है। वो तुर्की कह रहा है कि बकवास बंद करो, और कितनी दृढ़ता से कह रहा है। ये भाषण का हिस्सा सबको सुनना चाहिए। ये दृढ़ता होती है करके एक बाइडन जैसा आदमी गले लगा ले, हम लोग हैं जेठालाल टाइप के कपड़े पहन के करने लगे ना। देखिए एक लीडर क्या होता है, वर्ल्ड लीडर, और उसकी भाषा क्या होती है। वर्ल्ड लीडर नहीं है, छोटा लीडर है, लेकिन उसकी भाषा क्या होती है ये हमको समझना पड़ेगा। इस भाषण को सुनिए, इसके बाद आगे आते हैं। To put it bluntly, unfortunately, in the last few years, the United Nations has failed to fulfill its founding mission and has gradually become a dysfunctional structure. The world is bigger than five is my motto, it's my credo, and this credo represents our common values, and we need those values more than ever in this day and age. International justice cannot be left in the will of five privileged member states of the Security Council. And the most dramatic example to that is the war, the massacre that has been going on in Gaza for the last 350 days. And since October 7, 41,000 Palestinians have been killed in the continuous Israeli attacks. 41,000 lives, 41,000 people, mostly children and women, were ruthlessly taken away. And no one knows where more than 10,000 people are, most of which are children. And likewise, 100,000 people were injured, maimed, or they lost their limbs. 172 journalists were killed while trying to do their job under very difficult circumstances. And more than 500 medics have been killed while they were trying to save lives. Humanitarian aid workers and the United Nations personnel who came to the rescue of the people of Gaza who were struggling with hunger and thirst were killed. More than 215 United Nations personnel. They hit marketplaces, tent and camps where the refugees were sheltered. They hit 820 mosques and 3 churches that shouldn't have been touched even in war. And they deliberately hit dozens of hospitals, hundreds of schools, more than 130 ambulances carrying patients. They shredded the Charter of the United Nations from the rostrum of the United Nations and shamelessly challenged the whole world, who are people of conscience. From this very rostrum, they challenged them. My friends, leaked images from Israel's prisons, which it has turned into concentration camps, clearly show what kind of barbarianism we are facing. As a result of Israeli attacks, Gaza has become the world's largest cemetery for women and children. More than 17,000 children were targeted by Israeli bullets and bombs. Hind Recep was only 6 years old. He and his family were seeking safety when their car was hit by Israeli forces. He lost everything. He lost his mother, father, siblings, cousins. He lost all the hopes he had packed, and only he survived. He waited desperately for rescue for 12 days. Will you come to take me? I'm fearful. Was waiting for a helping hand to reach out to him for 12 days.
despite the level of our world has reached, despite the technology at our disposal, despite our organizations with huge budgets employing tens of thousands of personnel, as a human family of 8 billion inhabitants, we haven't yet managed to rescue a 6-year-old girl, which is actually like an injured sparrow trapped under the rubble that was shaking before our eyes. Hundreds of Gazan children died and are still dying because they cannot find a morsel of a dry bread, a sip of water, and a bowl of soup. In Gaza, not only children are dying, but also the United Nations system. The values that the West claims to defend are dying. The truth is dying. The hopes of humanity to live in a more just world are dying one by one. I am asking you bluntly here, openly, frankly. I call out to you, oh, human rights organizations. Are those in Gaza and the West Bank not human beings? Do children in Palestine have no rights? Can't they play out on the streets in their homelands safely? And calling out to the international press organizations, aren't the journalists murdered by Israel on live TV your colleagues, whose offices were actually raided as well? I call out to United Nations Security Council. What are you waiting for to prevent the genocide in Gaza, to put a stop to this cruelty, this barbarianism? What are you waiting for to stop Netanyahu and his network, who is endangering the lives of the Palestinian people, which is a part of a mass murder network? And what are you still waiting for to stop them, putting to danger their own people and the entire region for political gain? I would like to call out to the countries supporting Israel in an unconditional manner. How long are you going to be able to carry the shame of witnessing this massacre? Dear friends, while children are dying in Gaza, in Ramallah, in Lebanon, while babies are dying in incubators, unfortunately, the international community has given a very bad test and failed in a big way. What's happening in Palestine, look, is a sign of a great moral collapse. I believe that the peoples of the world, the leaders of countries and international organizations should reflect on this painful picture, upon this painful landscape. And I would like to state very clearly and loudly here, the Israeli government, disregarding basic human rights, trampling on international law at every opportunity, is practicing ethnic cleansing, a clear genocide against a nation, a people, and occupying their lands step by step. Palestinians, whose freedom, independence, and most basic rights have been usurped, are rightfully exercising their legitimate rights of resistance against this occupation and ethnic cleansing. The just resistance of the Palestinian people against the occupiers of their land is too noble. It's honorable and legitimate to be called illegitimate. It's heroic and it's noble. The only reason for Israel's aggression against the Palestinian people is the unconditional support of a group of countries. And I would like to wave at my brothers and sisters at the legitimate resistance in Palestine. As I've said before, the support of a group of countries for Israel is the reason why this aggression is still going on. Countries that have a say over Israel are openly complicit in this massacre, with a policy of run for the hare and catch the hound. Those who are supposedly working for a ceasefire in front of the stage continue to send arms and ammunition to Israel so that it can continue its massacres in the background.
This inconsistency and this is insincerity. There's a paper that has been going around back and forth since May. Hamas has repeatedly declared its acceptance of the ceasefire offer. But the Israeli government has made it very clear that this is the party that doesn't want peace by constantly dragging its feet, making a settlement of the dispute much more difficult, almost impossible. सीधे सीधे तुर्की ने हमला किया अमेरिका पे, सुरक्षा परिषद पे, और बोला कब जागोगे, कब कुछ करोगे। ये आपने सुना। ये वही तुर्की है जो दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर के मसले को उठाता रहा। ये वही तुर्की है जिसने अभी हाल में जब भारत ने मालदीव से रिश्ते तोड़े तो मालदीव को दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये वही तुर्की है जिससे दोस्ती मोदी जी भी लगातार करते रहते हैं, कोशिश में रहते हैं। तुर्की दुनिया भर के देश गाज़ा में नज़र रखे हुए हैं और इजराइल पे दबाव बना रहे हैं। इजराइल दो काम कर रहा है, एक तो ध्यान बटा रहा है, दूसरी तरफ कोशिश कर रहा है कि अगर फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए तो हम थोड़ी ज़मीन और दबा लें। गाज़ा पट्टी को वो पूरा कब्ज़ा कर चुका है, क्योंकि उत्तरी गाज़ा पट्टी से सारे लोगों को खदेड़ के नीचे ले आया, और नीचे लाने के बाद उसने उनको ख़त्म किया एक तरह से, जितना कर सकता है। उधर वो लेबनान के साथ भी यही कर रहा है। उसने दक्षिण हिस्से से लोगों को कह दिया कि वो अपना घर खाली करके आगे जाएं, क्योंकि उनकी जान माल की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लोगों को एसएमएस करके कहा है, वॉइस मैसेज करके बोला है, दूसरे देश के लोगों को वॉइस मैसेज और एसएमएस भेज रहा है। ये है पेजर ब्लास्ट करके उसने एक पहले ही संकेत दे दिया, फिर रेडियो जो होते हैं आपका वॉकी टॉकी, उसको ब्लास्ट किया, उसके ज़रिए संदेश दिया, और इनका कम्युनिकेशन तंत्र तोड़ा। यानी सब लोगों का ध्यान इस समय, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाज़ा पट्टी के मामले पर इजराइल घिर सकता था, उस तरफ इसने घसीटा। और दूसरा, अगर एक के साथ एक फ्री हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर मौका मिल जाए, लड़ाई हो जाए, और अगर हम थोड़ी ज़मीन दबा सकें तो ऊपर की भी दबा लें। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये दुनिया के इतिहास में इस तरह के इवेंट पहले भी हम देखते रहे हैं। जो बड़ी शक्तियां हैं दुनिया की, वो निर्लज्जता की हद तक जाकर अमानवीय हो जाती हैं। आखिर लेबनान के दोस्त लोग हों, गाज़ा के लोग हों, इन्होंने क्या बिगाड़ा हुआ है, तुर्की के लोगों ने क्या बिगाड़ा हुआ है, और इजराइल के लोगों ने भी क्या बिगाड़ा हुआ है। आपकी हिम्मत है तो आप अपनी फ़ौज को उनकी फ़ौज से लड़ाओ, वो अपनी फ़ौज को आपकी फ़ौजों से लड़ाएं। बड़ी बड़ी फ़ौज रखो, एक दूसरे पे हमले करो। आम आदमी की इसमें क्या गलती है? इसको लेकर दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हैं, लेकिन कुछ लोग दरिंदे होते हैं और उन कन्वेंशंस को नहीं मानते हैं, और वो दरिंदगी हम अपनी आँखों से इतिहास के इस दौर में आज देख रहे हैं, जिसका हमें एहसास नहीं है। इससे पहले की दरिंदगियों को जब हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो हमको लगता है ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम भारत में बैठकर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो आम जनता है दुनिया भर की, युद्ध का शिकार, अशांति का शिकार, उसकी बेहतरी के लिए एक माहौल बना सकते हैं। दुनिया में युद्ध सबसे बड़ा अपराध है जो सरकारें करती हैं। इसको किसी भी दशा में बंद होना चाहिए। अगर युद्ध रहित समाज, युद्ध रहित दुनिया अगर बन जाती है तो दुनिया में बहुत खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि सरकारों का बहुत बड़ा पैसा हथियारों में खर्च होता है, वो पैसा नागरिकों पे खर्च होगा। हथियार के व्यापारी बहुत सारे देश नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी कोशिश है एक छोटी सी एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कभी तो आसमान में छेद होगा। नमस्कार, जय हिंद।